हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स यूट्यूब चैनल। और बच्चों, आज हम लोग मैथ्स में फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि अपन अभी रेंज निकालना सीख रहे थे कि किसी भी फंक्शन का रेंज कैसे फाइंड आउट करें। और हम लोग रूल नंबर 3 पढ़ रहे थे, यानी रेंज हम लोग निकालना सीख रहे थे। कौन से फंक्शन को, कौन सा फंक्शन का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का रेंज निकालना सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि अगर मान लीजिए फॉर y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, मतलब एक फंक्शन एफ है और दूसरा फंक्शन जी एक्स है। फंक्शन एफ के अंदर जी एक्स है, ठीक है। तो अगर हम लोग को ऐसे फंक्शन का रेंज निकालना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जी एक्स का रेंज निकालेंगे। किसका रेंज निकालेंगे? जी एक्स का। तो सबसे पहले अपन जी एक्स का रेंज निकालेंगे। और सपोज दैट जो जी एक्स है वो बिलोंग्स कर रहा है ए कोमा बी, मतलब इस जी एक्स जो फंक्शन है इसका मिनिमम वैल्यू ए है और मैक्सिमम वैल्यू बी है। जो जी एक्स फंक्शन है इसका मिनिमम वैल्यू ए, मैक्सिमम वैल्यू बी, ठीक है। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ए कोमा बी हुआ फ्रॉम ए टू बी, ये जी एक्स फंक्शन का रेंज हो गया। तो सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन का रेंज निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा है, उसके बाद देखो अगर फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, यानी कहने का मतलब एफ फंक्शन जो है अगर ये इंक्रीजिंग है तो रेंज, इस फंक्शन का रेंज मतलब y का वैल्यू डायरेक्ट क्या होगा, एफ ए कोमा एफ बी। लास्ट क्लास में बता चुका हूं इसके बारे में। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा एफ ए होगा। मतलब जी एक्स का मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट हो जाएगा तो एफ ए मिलेगा, और जी एक्स का मैक्सिमम वैल्यू जब पुट हो जाएगा यहाँ पर तो क्या मिलेगा, एफ बी। और अगर यही फंक्शन जो एफ ऑफ जी एक्स मतलब एफ एक्स जो फंक्शन है, अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो y का वैल्यू जो होगा वो एफ बी टू एफ ए होगा। मतलब रेंज जो होगा फ्रॉम एफ बी टू एफ ए हो जाएगा। अच्छा बच्चों, हम लोग ध्यान दो, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी एक्स इज फ्रॉम ए टू बी। ध्यान देना, जी एक्स इज फ्रॉम ए टू बी। अब ये जो जी एक्स है वो एफ के गोद में है, ये जो जी एक्स है वो एफ के अंदर है, ठीक है। बात को समझना। तो अगर हम इसमें हर एक टर्म में एफ लगा दें, यानी कहने का मतलब इस जी एक्स को एफ के अंदर ले आए तो ये भी एफ के अंदर आएगा और बी भी एफ के अंदर आएगा। फंक्शन एफ के अंदर जी एक्स अगर लाते हैं तो ये भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, दोनों आएगा। तो अब क्या होगा, इनइक्वालिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर फंक्शन जो एफ है अगर वो इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहां दो केस बनेगा। एक ये वाला कि अगर फंक्शन जो है एफ वो इंक्रीजिंग है तो इस टाइम में एफ ऑफ जी एक्स सभी में डायरेक्ट क्या लगा दो, एफ लगा दो, एफ बी एफ ए, मतलब डायरेक्ट ये हो जाएगा। और ये चीज क्या है बच्चों, ये वाई, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ए से लेकर के एफ डी तक। तुम देखो वही चीज लिखा है, y बिलोंग्स टू एफ ए टू एफ डी, तो y का वैल्यू फ्रॉम एफ ए टू एफ डी। और अगर यही फंक्शन f जो है वो डिक्रीजिंग है तो अगर हम इसमें f लगाते हैं, अगर इसमें हम f लगाते हैं तो अब इस टाइम अगर फंक्शन f जो है जो हम लगा रहे हैं अगर वो फंक्शन डिक्रीजिंग है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ देखो लेस देन इक्वल टू था वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, और यहाँ पर ये इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स है तो अब ये इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू एफ जी एक्स होगा। मतलब सिंपल सी बात है, आपको ये ध्यान रखना है कि एक कॉमन सा रूल है कि अगर इन इक्वेशन है और इन इक्वेशन में अगर कोई फंक्शन से हम मल्टीप्लाई करते हो इन इक्वेशन को, जैसे एक तरह से हम क्या किए, एफ से मल्टीप्लाई किए। अब जिस फंक्शन से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या जिस फंक्शन को आप हटा रहे हो, मतलब इन इक्वालिटी के हर एक टर्म में
आप जिस फंक्शन को लगा रहे हो हर एक टर्म में, हर एक टर्म से जिस फंक्शन को हटा रहे हो, अगर वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वो फंक्शन डिक्रीजिंग है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। इसी लैंग्वेज को मैं दूसरे तरीके से समझाया, ठीक है। इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से समझाया कि सब अगर इसका रेंज निकालना है, सबसे पहले हम जीएक्स का रेंज निकालेंगे, मतलब जीएक्स कहां से कहां बिलोंग करता है। ये जो चीज लिखा है और ये चीज दोनों सेम ही तो है। अब रहा कि अगर एफ ऑफ जीएक्स, मतलब ये एफ फंक्शन इंक्रीजिंग रहा, तो इसका रेंज डायरेक्ट हो जाएगा एफ टू एफ बी, मतलब ये का वैल्यू डायरेक्ट जीएक्स की जगह और बी का वैल्यू डायरेक्ट जीएक्स की जगह पुट कर देंगे, एफ ए कोमा एफ बी। लेकिन अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ तो एफ बी कोमा एफ ए, ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो वही चीज आ रहा है। तो आप इसको नोट कर सकते हो बच्चों। अब इस पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया था। जैसे बच्चों अगर किसी ने आपसे पूछा कि रेंज बताओ किसका, y इक्वल टू e टू द पावर साइन एक्स का। y इक्वल टू e टू द पावर साइन एक्स फंक्शन है, इसका आपको रेंज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखो कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टैंडर्ड में क्या होता है, e टू द पावर x। अब x की जगह क्या आया, साइन x। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि साइन x का जो वैल्यू होता है वो -1 से कहां तक होता है, +1, ये मालूम है आपको। अब हम क्या कर रहे हैं कि साइन एक्स, हम लोग को साइन एक्स का वैल्यू पता है, मतलब साइन एक्स का रेंज पता है, और साइन एक्स का रेंज जो है वो -1 से 1 है। अब इसी से हम इस फंक्शन को बना लेंगे। तो इस फंक्शन को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि e टू द पावर साइन एक्स लिखना पड़ेगा, मतलब इसको e के पावर में ले गया तो इसको भी e के पावर में ले जाना पड़ेगा और इसको भी e के पावर में ले जाना पड़ेगा। अब यहां साइन क्या होगा, तो साइन क्या होगा ये किस पे डिपेंड करता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो आप लोग को पता है बच्चों कि e टू द पावर x का जो ग्राफ होता है, e टू द पावर x का जो ग्राफ होता है वो ये होता है, सभी लोग जानते हैं इसको। और ये फंक्शन कैसा है, e टू द पावर x जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो साइन जो है वही रह जाएगा, ऐसा ही रह जाएगा। अब ये चीज क्या मिल गया, y, तो y का वैल्यू देखो 1/e से लेकर के कहां तक है, e तक है। तो y के वैल्यू को ही हम लोग रेंज बोलते हैं। तो रेंज यहां से क्या आ गया, जो रेंज आया बच्चों वो 1/e कोमा e आया, ये चीज आया। समझा रही बात। अब इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो दूसरा मेथड नहीं बता रहा हूं, मेथड वही है, सेम मेथड, बस लिखने का तरीका अलग है। जैसे कि पता है कि साइन एक्स कहां से कहां बिलोंग करता है, -1 से 1। अब ये चीज पता है कि ये जो फंक्शन है e टू द पावर x वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर हम यहाँ पर इसको e को साइन x को e के पावर में ले जाएंगे तो ये किससे बिलोंग करेगा, e टू द पावर -1 कोमा e टू द पावर 1। मतलब डायरेक्ट क्या किया, -1 पुट कर दिया किसके जगह पे, साइन एक्स के जगह पे, और 1 पुट कर दिया साइन एक्स के जगह पे, इस तरह से। अब ये ऑर्डर हम लोग चेंज नहीं किए। ये क्या हो गया, जानते हो, ये एफ ए हुआ और ये क्या हो गया, एफ बी। ये एफ ए है और ये एफ बी है, ये हो गया और ये बी हो गया। ये फंक्शन आपका जी एक्स हो गया। तो साइन एक्स का वैल्यू फ्रॉम -1 to 1। तो अब लेकिन जो रेंज निकालना था वो क्या था, e टू द पावर साइन एक्स। तो e टू द पावर साइन एक्स ले गया तो e टू द पावर -1 हो जाएगा, e टू द पावर 1 हो जाएगा। अब एक तरह से ये क्या बन गया, y। तो y बिलोंग्स टू 1/e कोमा e, और ये क्या आ गया बच्चों, रेंज। बस लिखने का तरीका अलग अलग है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, सुनो। किसी ने बोला कि रेंज निकालिए आप, रेंज ऑफ y इक्वल टू √x² + 2x + 2, ठीक है, इसका रेंज निकालना है। तो सबसे पहली बात है ना, आप इसका रेंज निकाल लो। सबसे पहले हम लोग इसका रेंज निकाल लेंगे, अंदर वाले फंक्शन का। सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन का रेंज निकालो। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें a का वैल्यू 1 है। आपको पता नहीं ax² + bx + c होता है क्वाड्रेटिक।
पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक फंक्शन का जनरल फॉर्म, तो ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 2 है। तो यहाँ से हम डी निकाल रहे हैं, तो अगर डी निकालेंगे तो क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू 2 है तो 4 हो गया माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 2, तो ये -4 आ रहा है। यहाँ पर जो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें ए का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 जो बिलोंग्स करेगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, माइनस डी बाई 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, यानी बिलोंग्स टू माइनस डी, डी का वैल्यू 4 है और ए का वैल्यू 1 है, तो 4/4 टू इन्फिनिटी, यानी 1 टू इन्फिनिटी। यानी कहने का मतलब क्या हो बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का जो रेंज हो गया वो कहां से कहां हुआ, 1 टू इन्फिनिटी हुआ। रेंज क्या हो गया, 1 टू इन्फिनिटी। तो अपन इसका रेंज निकाल चुके हैं, लेकिन हम लोग को पूछ रहा है इस फंक्शन का रेंज। तो अब बात आई क्या, ये जो रूट है, ये रूट कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है या डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बच्चों रूट एक्स का जो ग्राफ होता है वो सभी लोगों को मालूम है क्या होता है, और जिनको मालूम नहीं है वो यहाँ देख लो, y इक्वल टू रूट एक्स का जो ग्राफ होता है बच्चों वो इस तरह से होता है। ये तो ये कैसा फंक्शन है, x बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है, मतलब ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये रूट भी कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर हम इस पे रूट लगा देते हैं तो यहां भी क्या होगा, रूट अंडर 1, और यहां भी क्या होगा, रूट अंडर इन्फिनिटी। और इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, इसलिए चेंज नहीं हुआ। अगर ये रूट डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो रूट इन्फिनिटी यहां लिखा जाता, रूट 1 यहां लिखते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो रूट अंडर 1 ही होता है और रूट अंडर इन्फिनिटी होता है, और इस तरह से हमारा रेंज हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे ये आया ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 1 टू इन्फिनिटी, इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इन्फिनिटी। अब हम क्या देख रहे हैं कि इस अंदर वाले फंक्शन का रेंज 1 टू इन्फिनिटी है। अब हम लोग को रूट चाहिए, तो हम रूट लगा देंगे सभी में। तो अब रूट लगाया तो अब डिपेंड करता है क्या, यहां पर ध्यान ये रखना रहता है कि आपने रूट लगाया, तो अब ये रूट जो फंक्शन है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग है तो ये इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा, और अगर डिक्रीजिंग है तो साइन पलट जाएगा। तो आप देख रहे हो कि रूट अंडर एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से है, और ये इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग है बच्चों, तो रूट तो हर एक जगह लगा, रूट यहां भी लगा, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ। तो ये y का वैल्यू हो गया, ये रूट अंडर 1 हुआ, और ये इन्फिनिटी। तो एक तरह से आप क्या देख रहे हो कि रेंज क्या होता है ना। तो कंक्लूजन ये निकला बच्चों कि अगर ऐसे फंक्शन दिया है रेंज निकालने के लिए जिसमें एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बैठा हो, तो आप अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करो, मतलब अंदर वाले फंक्शन का डोमेन रेंज निकालो। अब फिर उसी को पकड़ करके, जैसे इसका रेंज निकाल लिया, इसका रेंज पता चल गया, यानी कहने का मतलब अगर एक बड़ा फंक्शन दिया उसका रेंज निकालना है तो सबसे पहली बात क्या है, क्या करेंगे आप कि अगर उस फंक्शन में किसी भी पार्ट का रेंज आपको पहले से पता है, या तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, तो उसका रेंज लिख करके हम मेन फंक्शन बना सकते हैं इस तरह से। यानी कहने का मतलब बच्चों ऐसा सिचुएशन कब होता है जब फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर हम लोग क्या समझें कि अगर कोई फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बैठा हो और उसका पूरे का रेंज निकालना हो हम लोग को, तो हम लोग सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन का रेंज निकालेंगे, फिर उसमें उसी को लेकर के हम मेन फंक्शन बनाएंगे। तो मेन फंक्शन बनाने के लिए कुछ हम लोग को ऐड करना पड़ता है, कुछ हटाना भी पड़ता है। तो जब भी आप किसी भी फंक्शन को इन इक्वेशन के केस में लगाते हो या हटाते हो, तो हम लोग को यह देखना पड़ता है कि जिस फंक्शन को अपन लगा रहे हैं या हटा रहे हैं वो कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अगर वो फंक्शन इंक्रीजिंग है उस इंटरवल में,
मतलब 1 से लेकर के इन्फिनिटी में अगर इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, और अगर डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। और वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम लोग को केवल इंटरवल में देखना है, 1 से इंफिनिटी में। ये कोई जरूरी नहीं है कि -5 से लेकर के -3 में वो डिक्रीजिंग होगा। हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करना है चेक 1 से इंफिनिटी में। कहां से करना है? 1 से इंफिनिटी में, ठीक है। ओनली बच्चों 1 से इंफिनिटी में चेक करना होता है। कहां चेक करना होता है बच्चों? 1 से इंफिनिटी में, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको बार बार आप लोग देखना और समझने का कोशिश करना, ठीक है। जैसे बच्चों एक और एग्जांपल अगर मैं ले लूं, रेंज ऑफ y इक्वल टू log 0.4 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, या तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ही लिख दिया। अब अभी हम लोग इसका रेंज निकाल चुके हैं, और इसका रेंज क्या आया? फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अब हम लोग को इस पार्ट का रेंज पता है, लेकिन इसका रेंज निकालना है, इसका आउटपुट निकालना है। तो सभी के दिमाग में ये आ रहा है कि अगर हम इसका वैल्यू निकाल लिए कि 1 से लेकर के कहां तक है? इंफिनिटी में। तो एक ही चीज दिमाग में आ रहा है कि लॉग लगा देते हैं, सभी में लॉग लगा देंगे। अगर लॉग लगा दें तो ये फंक्शन बन जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान देना है कि ये वाला जो लॉग है उसका बेस है 0.4। तो यहाँ पर जो हम लॉग लगाएंगे वो 0.4 बेस का ही होना चाहिए। अब अगर बेस किसी भी लॉग का 1 से कम होता है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका बच्चों बेस जो है ना, बेस ये लेस देन 1 है, लेस देन 1 है। यानी कहने का मतलब क्या कि डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ये लॉग डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। और लॉग डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, जैसे हम लॉग लगाएंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में लॉग लगाया तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, और ये लॉग 0.4 बेस इंफिनिटी बनेगा, और ये लॉग 0.4 बेस 1 बनेगा। आप देख रहे हो इनइक्वालिटी चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो हमने फंक्शन लगाया, जो लॉग लगाया सभी टर्म में, उसका बेस 1 से कम था, और 1 से कम है तो इनइक्वालिटी चेंज कर देगा। log 1 तो हमेशा 0 होता है, ये अपना फंक्शन y बन गया। अब log इन्फिनिटी क्या होता है? जब बेस 1 से कम हो। तो बच्चों जब बेस 1 से कम होता है ना, तो log का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, और जब इन्फिनिटी पे x पहुंचेगा तो इसका वैल्यू log इन्फिनिटी क्या पहुंचेगा? माइनस इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। तो log इन्फिनिटी अगर बेस 1 से कम है तो वो कितना होता है? माइनस इन्फिनिटी। यानी इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो यहां से देख सकते हो कि बच्चों रेंज जो आया वो माइनस इन्फिनिटी से 0 आ गया अपना, ये रेंज आ रहा है, ठीक है। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इसका। नेक्स्ट देखो, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे 12th क्लास वाले बच्चे कि ये सर रेंज डोमेन वगैरह इतना क्यों पढ़ा रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं बच्चों कि रेंज सीखना तो बहुत ही जरूरी है आपको। अगर अभी रेंज निकालना नहीं सीखते हो तो मैक्सिमम मिनिमम में दिक्कत होगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम में भी हम लोग एक तरह से फंक्शन का रेंज ही निकालते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम कहने का मतलब क्या हुआ? फंक्शन का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो रेंज में भी हम लोग वही कर रहे हैं, फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अगर कोई बच्चे ये सोच रहे हो कि ये रेंज हम क्यों पढ़ रहे हैं, कोई
काम नहीं है यहाँ फंक्शन में। जैसे कुछ बच्चों ने बोला कि सर एनसीईआरटी बुक 12th का खोला तो ये सारे चीज नहीं मिला। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, नहीं मिलेगा एनसीईआरटी बुक में 12th क्लास का, क्योंकि बच्चों हम लोग अपना अभी जो पढ़ रहे हैं वो फंक्शन पढ़ रहे हैं 11th क्लास के पोर्शन का जो रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इसके बिना 12th में जो फंक्शन पढ़ना है वो समझ में ही नहीं आएगा। अगर विश्वास नहीं होता है तो जाके पढ़ के देख लेना, समझ में नहीं आने का, ठीक है। क्योंकि जो 12th का पोर्शन है ना उसमें रेंज डोमेन का ही जरूरत है। और रेंज इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बोला ना एक चैप्टर में और पढ़ना पड़ेगा। तो अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ बातें याद रखना है, जैसे sin x का मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। इसी तरह से बच्चों cos x का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। अगर बच्चों sin स्क्वायर x हो गया तो ये 0 to 1 होगा, cos स्क्वायर x हो गया तो ये भी 0 to 1 होगा। स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा तो 0 से 1 ही आएगा। sec x का जो वैल्यू होता है बच्चों -1 से कम होता है या तो 1 से ग्रेटर होता है। इसी तरह से cosec x का वैल्यू जो होता है बच्चों लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर कभी मोड sin x लग जाए बच्चों तो ये भी ध्यान रखना 0 to 1 होता है वैल्यू, और मोड ऑफ cos x का भी वैल्यू कहां से कहां 0 to 1। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको इतना याद रहना चाहिए। तो बच्चों sin x का मिनिमम वैल्यू हुआ -1 और मैक्सिमम वैल्यू हो गया 1। cos x का मिनिमम वैल्यू हुआ -1 और मैक्सिमम वैल्यू हो गया 1, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। जैसा कि बच्चों आपसे बोला गया कि आप रेंज बताइए कौन से फंक्शन का ऑफ y = 3 sin x + 2 का। मैं फिर से बोल रहा हूं ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी के मैक्सिमम मिनिमम वाले चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। तो वहां भी हम क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे, वहां कोई दूसरा तरीका अप्लाई नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं लेकिन ये ज्यादा इजी होता है। देखो बच्चों हम लोग को पता है कि इसमें sin x का जो मैक्सिमम से मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को मालूम है। तो हम लोग जानते हैं कि sin x का वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक होता है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन दिया था ना इसमें हम लोग एक पोर्शन का रेंज हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो कभी ऐसा सिचुएशन हो बच्चों, ध्यान से सीखना और समझना कि एक बहुत बड़ा फंक्शन दिया है और उसमें किसी एक पोर्शन का आपको रेंज पता है या आसानी से निकाल सकते हो, तो निकाल लेना। और क्या करना, जैसे यहाँ मैं sin x का रेंज जानता था, सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हो कि sin x का वैल्यू -1 से +1 होता है। अब हम क्या करेंगे, इसी को पकड़ करके ये बड़ा फंक्शन बना लेंगे। तो फंक्शन कैसे बना लेंगे, रियल फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं कि sin x में 3 से मल्टीप्लाई है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये -3 हो गया, 3 sin x हो गया और ये 3 हो गया। अब फिर हम क्या देख रहे हैं कि इसमें 3 sin x बन गया, तो अगर हम इसमें 2 ऐड कर दें तो ये पूरा फंक्शन बन जाएगा। तो हम 2 ऐड कर दे रहे हैं, ये 2 ऐड कर दिया मैंने, तो ये -1 हो गया और ये देखो ये पूरा क्या आ गया, y आ गया। तो एक तरह से हमारा रेंज निकल गया, y का वैल्यू कहां से कहां तक निकला, -1 से लेकर के 5 तक। तो रेंज जो निकल गया बच्चों अपना वो -1 से 5 तक, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर यही बोलता बच्चों की रेंज निकालो आप कौन से फंक्शन का, y = 1/3 sin x + 4 का, या तो 3 cos x + 4। तो यहां पर इस फंक्शन को देखो, इस पूरे फंक्शन में हम cos x का रेंज जानते हैं। तो cos x का रेंज जो होता है वो -1 से लेकर के +1 तक होता है।
अब मैं इसी से इस पूरे फंक्शन को बना दूंगा। तो आप कैसे बनाएंगे, जैसे कॉस में क्या मल्टीप्लाई 3, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सीखना ये कैसे बन रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर क्या करना है, अब देख रहे हैं 3 cos x में 4 प्लस किया हुआ है, तो मैं हर एक टर्म में 4 ऐड कर दिया। देखो ये 4 ऐड किया तो इधर 1 बन गया, ये 3 cos x प्लस 4 और इधर बन गया बच्चों 7। अब है क्या कि 3 cos x प्लस 4 बन गया है, अब 1 बटे में बनाना है, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। और जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं, जैसे 1 बटे 1 किया, तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है रेसिप्रोकल करने से, चेंज हो गया। और एक तरह से आप देखो कि हमारा पूरा फंक्शन बन गया, पूरा फंक्शन बना, उसमें एक चीज आप देख रहे हो, ये तो y हो गया, ये तो y हो गया, तो y is greater than equal to, this is greater than equal to 1/7, so y is greater than equal to 1/7 and less than equal to 1। तो हमारा रेंज जो आ गया बच्चों यहां से 1/7 से लेकर के 1 तक। तो बहुत ही आसान है रेंज निकालना इस तरह से। ठीक है बच्चों, 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में कुछ स्टैंडर्ड चीजें बताया था जो याद रहना चाहिए था, और वहीं से हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। आप सभी लोग जानते हो, क्या जानते हो बच्चों, ये साइन थीटा प्लस या माइनस बी कॉस थीटा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल सेम होना चाहिए। तो ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है बच्चों, वो माइनस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। लेकिन ये रिजल्ट कब वैलिड है, ये रिजल्ट तभी वैलिड होगा जब साइन और कॉस का एंगल सेम होना चाहिए, वेयर साइन एंड कोसाइन हैव, साइन एंड कोसाइन मस्ट हैव सेम एंगल, तभी अप्लाई करना है। अब अगर बच्चों क्या हुआ कि इसमें मान लो कोई कांस्टेंट ऐड हो गया, जैसे ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा और प्लस कोई के ऐड हो गया, तो ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, के सभी में ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ भी ऐड कर दिया के, और लेस देन इक्वल टू था तो यहाँ भी के ऐड कर दिया, समझ रहे हो बात को, ये के ऐड हो गया, तो ये वैल्यू हो गया। बहुत काम का चीज है बच्चों। जैसे आपको अगर सपोज दैट आपसे पूछ लिया, रिजल्ट लिख लेना आप और लर्न कर लेना, मेरे को तो पता है लर्न है, हाँ आप लोग को भी लर्न होगा जो हमसे 11th क्लास में पढ़ा है, तो मान लेते हैं भूल गया होगा, लेकिन ध्यान में जरूर होगा कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था। जैसे बच्चों रेंज ऑफ फंक्शन y इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x का पूछा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि रेंज बताइए किसका, y इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x का। बहुत ही सिंपल है, यहां पर देख रहे हैं sin x और cos x है, दोनों का एंगल x x है, मतलब इक्वल है। तो इस तरह से हम अगर कंपेयर करें ये sin थीटा प्लस b cos थीटा से, तो ये का वैल्यू 3 आ जा रहा है और b का वैल्यू 4 आ जा रहा है। तो तुरंत हम क्या निकाल लेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसा कि फॉर्मूला में देखा होगा निकालना था। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विल बिकम 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। ओके, तो बहुत ही आसान हो गया। 3 sin x प्लस 4 cos x का जो वैल्यू होगा वो मिनिमम वैल्यू -5 से लेकर के +5 होगा। अब अभी देखा था फॉर्मूला आपने कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा का जो रेंज था माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के प्लस में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 निकला,
तो इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा -5 से लेकर के +5 तक, और ये y का वैल्यू -5 से लेकर के +5 तक। यानी बच्चों जो रेंज हो गया वो क्या हुआ, -5,5। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन जो रिजल्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं आपके लिए। अगर बच्चों जैसे रेंज निकालना है आपको, रेंज ऑफ f(x) = 5 sin 2x + π/6 और 2x - π/6 -12 cos 2x - π/6। देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा है ना, आपको भी लग रहा होगा, लेकिन आप एक चीज देखो, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है। जैसे साइन और कॉस का केवल कॉम्बिनेशन दिखे, आप तुरंत उसका एंगल देख लेना। यहाँ एंगल 2x - π/6 है, यहाँ भी एंगल 2x - π/6 है, तो दोनों एंगल इक्वल है। और इक्वल है बच्चों, तो रेंज निकालना बहुत ही आसान है। क्या होता है, माइनस ऑफ √(a² + b² से प्लस ऑफ √(a² + b² होता है। तो यहां से a का वैल्यू देखो 5 है और b का वैल्यू -12 है, तो फटाफट आप निकाल लो a² + b², और अपन a² + b² निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और -12 का स्क्वायर 144। फाइनली आया क्या, 169, और 169 का स्क्वायर रूट होता है 30। यानी कहने का मतलब जो f(x) है इसका वैल्यू जो होगा वो -13 से लेकर के +13 तक होगा। यानी रेंज जो हो गया -13 से लेकर के +13 तक हो गया। बहुत ही आसान था क्वेश्चन, वेरी सिंपल। बच्चों रेंज निकालने के लिए देखो कोई फिक्स तरीका नहीं होता है। अभी तक हम लोगों ने 3 रूल पढ़ा, और ज्यादातर क्वेश्चन में ये 3 रूल्स अप्लाई होता है। और एक रूल और है जो ग्राफ से, और ग्राफ से आप लोग रेंज निकालने जानते ही हो कि जो ग्राफ का जो हाइट होता है वही हमारा रेंज होता है, ठीक है। तो कहोगे सर तो कोई भी फंक्शन आप देगा तो हम क्या रेंज निकाल सकते हैं? हाँ बच्चों, कोई भी फंक्शन देगा आप रेंज निकाल सकते हो, इतना ही मेथड से, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हाँ, लेकिन कभी कभी आपका आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है तो कोई लफड़ा नहीं होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है ना, जो अपना कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो पार्ट होगा जो अपन को 12th में पढ़ना है। यानी कहने का मतलब काइंड्स ऑफ फंक्शन, दैट इज टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे। और 12th क्लास में जो फंक्शन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, वो क्या क्या पढ़ना है, वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। उसके बाद पढ़ना है कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन। ये सारे टॉपिक्स को हम लोगों को पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास से जो फंक्शन हम लोग कंटिन्यू करेंगे बच्चों, वो क्या होगा, 12th क्लास के पोर्शन का होगा। और रेंज का क्वेश्चन जहां जहां धीरे धीरे आते जाएगा ना, आपको तरीका सिखाते जाएंगे, ठीक है। जितना ज्यादा आप रेंज का क्वेश्चन और डोमेन का क्वेश्चन करोगे, उतना ही आपका प्रैक्टिस होगा और कॉन्सेप्ट भी उतना मजबूत होगा। और मैं फिर से बता दूं कि रेंज निकालने से पहले डोमेन जरूर चेक कर लेना। हाँ, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका तो तरीका अलग है, जो आज और कल मैंने बताया आपको 2 क्लास में। ओके बच्चों, चलिए, थैंक यू, सुखी रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। ओके बच्चों।